हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी साइको की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। सो इससे पहले हमने काफ़ी सारी थ्योरीज़ जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल में विज़िट कीजिए, आपको वो थ्योरी विद द नोट्स मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हम करने जा रहे हैं वो है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग का नैतिक हम बोल सकते हैं विकास पे जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि मैम आप तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स नोट्स बना, तो मैंने आज इंग्लिश वाले अलग से और जो हिंदी वाले हैं वो अलग से बनाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स है, मैं दोनों के साथ मतलब दोनों ही वीडियोस में शेयर कर दूंगी। तो जो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। सो जो ये कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो दी किसने थी? तो कोलबर्ग की ऑब्वियस है किसने दी होगी, कोलबर्ग ने, जिनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे ये? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई थी, पर उसमें से एक जो फेमस स्टोरी थी हिंज की, हिंज डिलेमा स्टोरी पे इन्होंने थ्योरी को वो करा हुआ था। ठीक है, डिलेमा का मतलब होता है मतलब खतरा या फिर हम बोल सकते हैं समस्या। ठीक है, डिलेमा का मतलब क्या है? खतरा या फिर समस्या। सो दिस थ्योरी इज़ इंस्पायर्ड बाय द जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट माना जाता है। सो जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो क्या है? वो आपके पास जीन पियाजे की थ्योरी से ही इंस्पायर्ड थ्योरी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए जेंडर बायस थ्योरी। इसको जेंडर बायस थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है सिर्फ जो मेंस है या पुरुष है उनके समाज की बात करी गई है। हम बोल सकते हैं कि जो वुमेन्स है उनके पार्ट को जो है वो इग्नोर किया गया है। ठीक है, कोलबर्ग की एक स्टूडेंट्स थी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो ये थ्योरी है वो क्या है? वो ये जेंडर बाइज्ड थ्योरी है। ठीक है, अब बात आती है कि मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता या नैतिकता क्या है? अच्छे और बुरे की पहचान करना। ठीक है, तो अच्छे और बुरे की पहचान करना ही मोरल डेवलपमेंट है, जिसमें ये मतलब प्रॉपर्टी या फिर हम बोल सकते हैं ये एटीट्यूड या फिर हम बोल सकते हैं ये एबिलिटी आ जाती है कि कौन सी चीज़ सही है या गलत है, उसको कैसे पहचानना है, मतलब वो मोरली डेवलप है वो चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद टर्म आती है मोरल रीजनिंग। ठीक है, क्या है आपके पास? मोरल रीजनिंग। तो मोरल रीजनिंग क्या है कि जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें आपको कैसे सोचना है, मतलब क्या गलत है या क्या सही है, वो आप कैसे सोचते हो, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी थिंकिंग है, द प्रोसेस ऑफ ए थिंकिंग बाय विच पर्सन डिटर्मिन वेदर इन एक्ट आइडिया इंटेंशन इज राइट एंड रॉन्ग। कि जिस थिंकिंग से आप सोचते हो कि जो कोई भी प्रोसेस है वो सही है या गलत है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अपनी मोरल रीजनिंग। प्रोसेस बाय विच कैन टेक मोरल डिसीजन ये यूज टू टेल डिफरेंट स्टोरीज टू पीपल। मतलब इन्होंने क्या करा, बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं अलग अलग स्टोरी सुनाई, बट जो मेन थ्योरी है वो हिंज जो डिलेमा है उनकी थ्योरी के ऊपर लेके आए थे। हिंज एक पर्सन है, यहाँ से देख सकते हो आप कि ये है हिंज। इनके क्या इनकी स्टोरी में क्या था कि इनकी जो ये वाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा क्या थी? बीमार थी। ठीक है, क्या थी? बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। तो डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये बच सकती है, कोई मेडिसिन उन्होंने बताई कि ये वाली मेडिसिन है, अगर आप वो लेके आ जाओगे तब ये बच जाएगी, अदरवाइज़ इनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला। और जो वो मेडिसिन थी वो थी केमिस्ट के पास थी, मतलब हॉस्पिटल में जहाँ पे भी केमिस्ट की शॉप होगी वहाँ पे क्या थी? वो थी मेडिसिन। बट उस केमिस्ट वाले ने क्या कर दिया, उसका प्राइस जो है वो 10 टाइम्स कर दिया। उसको पता था कि इनको चाहिए है वो मेडिसिन, तो उसने क्या सोचा कि इसको चाहिए तो मैं जितने भी पैसे मांगूंगा तो ये दे देगा, तो उसने प्राइस को क्या कर दिया? 10 टाइम। तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स सभी से हेल्प लेके ये सिर्फ हाफ़ पे कर पाया था, जितने की भी मेडिसिन थी उसका सिर्फ हाफ़ पे कर पाया था। तो इसने जो मतलब केमिस्ट शॉप वाला जो पर्सन था उससे क्या करा कि बोला उसको कि मैं हाफ़ अभी पे कर देता हूँ, बाकी का जो हाफ़ पार्ट है वो जब मतलब कि बाद में पे कर दूँगा आपको। बट जो केमिस्ट था वो नहीं माना इस बात को। तो अब यहाँ पे इसके पास दो सिचुएशन बन चुकी है। क्या कि या तो वो वही है कि कमा के जो पैसे लेके आए, दूसरा क्या करे? चोरी कर ले।
ठीक है। तो ये सिचुएशन, जब ऐसे दो सिचुएशंस आ गए, उसमें से एक सिचुएशन हमें चूज़ करनी पड़े, वहीं पे हमारी मोरल डेवलपमेंट काम आती है। तो ये सिचुएशंस हर एक इंडिविजुअल्स के आगे रखी गई। मतलब जो हमारे पास कोलबर्ग थे, उन्होंने क्या करा, अलग अलग, अगर हम बात करें, अलग अलग अवस्थाओं के बच्चों के सामने ये कंडीशन रखी, ठीक है, और उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे। शुड हिंज हैव स्टोलन ड्रग, कि क्या उसे चुराना चाहिए। वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हिंज डिड नॉट लव हिज वाइफ, कि अगर वो अपनी जो वाइफ है उससे प्यार नहीं करता तो इस सिचुएशन में कुछ चेंज आता। व्हाट इफ़ द पर्सन डाइंग वो स्ट्रेंजर, वुड इट मेक एनी डिफरेंस, कि अगर आपके सामने कोई भी अगर ये ही जो मतलब ऐसी ही सिचुएशन होती, बट आपके सामने वो स्ट्रेंजर पर्सन है, मतलब आप उसको जानते नहीं हो, वो आपके सामने मर रहा है, तो क्या सेम सिचुएशन होगी या उसमें सिचुएशन में डिफरेंस होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे अलग अलग बच्चों से जब ये क्वेश्चन, मतलब अलग अलग एज ग्रुप वाले लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछे गए, तो उस अकॉर्डिंग जो है कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 मेन लेवल्स लिए। तो ही गेव 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस। ठीक है, मतलब इसने 3 लेवल्स दिए और 6 स्टेज दिए, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस को कंसिडर करा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी हिंज डिलेमा की जो स्टोरी है आपके पास। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है क्या क्या है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे। उसके बाद ये आपके पास 3 चरण होते हैं, 6 अवस्थाओं में बांटा गया है, हर चरण में 2 अवस्थाएं आती है, तो ऐसे 1 2 3 लेवल, उसके बाद 2-2 स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, सॉरी लैंग्वेज में, वो आप देख सकते हो, दोनों आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो अब लेवल्स के ऊपर आते हैं, बट जो मैं समझा रही हूँ वो बायलिंगुअल चल रहा है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल जो कि 3 से 7 साल के बच्चों के लिए चलता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत चरण भी बोलते हैं इसको, 3 से 7 साल तक चलता है, ऑल्सो नोन एज अ अर्ली चाइल्डहुड। तो जो ये पीरियड है ये कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो आपको ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कोलबर्ग का वो कौन सा लेवल है जो अर्ली चाइल्डहुड लेवल से रिलेट करता है, तो वो कौन सा लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल। चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल, मतलब जो उसकी मोरालिटी की जो सेंस है ना, कि जो वो नैतिकता है वो बाहर से कंट्रोल की जाती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म है उसमें। ठीक है, जो वास्तविकता है वो बाहरी वास्तविकता है, आउटसाइड। ठीक है, मतलब बाहर से चीज़ों को बाहर से बताया जाएगा कि मतलब ये सही है या गलत है। चिल्ड्रन एक्सेप्ट एंड बिलीव द रूल्स ऑफ अथॉरिटीज़ अराउंड देम सच एज पेरेंट्स एंड टीचर, मतलब उनके आसपास जो अथॉरिटीज़ हैं वो अगर बोल दे सही है, वो अगर बोल दे गलत है, तो बच्चे वही समझते हैं। तो मतलब क्या हुआ, आउटसाइड जो है वो कंट्रोल है। तो इस लेवल को 2 स्टेज को, या यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे स्टेज नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था हमारे पास, कि ये लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हमारे पास पूर्व परंपरागत सेम वैसी है, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। ठीक है, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास है आपके पास, हिंदी में बात करते हैं अगर हम। उसके बाद समझते हैं कि इसमें है क्या है। तो दिस स्टेज एक्सप्रेस एज व्हाट्स इज इन इट फॉर मी, मतलब एक तरह से कि इसमें मेरे लिए क्या है तभी मैं करूँगा, इंटेंशन। इट जस्ट लाइक यू स्क्रैच माई बैक, एक मिनट ये नहीं है इसका, ये है इसका। सबसे पहले है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाला आज्ञाकारिता और दंडता अभिविन्यास है। जो बिहेवियर इज डिटर्मिन्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या प्रभाव है उसकी वजह से बिहेवियर यहाँ पे डिटर्मिन किया। तो चाइल्ड विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट विदाउट नोइंग विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग है, मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं, मतलब उनको पनिशमेंट से बचना है, चाहे कुछ भी गलत या सही करना पड़े वो करेगा वो। ठीक है, वही है पनिशमेंट ओबीडियंस, मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए वो हर चीज़ को फॉलो करता जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको हिंदी में देखें
तो हिंदी में इसको बोलते हैं उपकरणवाद, उपकरणवाद अभिविन्यास। ठीक है, उपकरणवाद अभिविन्यास। एक मिनट, तो देखते हैं आप इसको। इसमें क्या है, इसमें वही है कि दिस स्टेज एक्सप्रेस एज अ व्हाट्स इज इन इट फॉर मी, और इसको हम टिट फॉर टैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिट फॉर टैट, कि जैसा आप मेरे लिए करोगे वैसा ही मैं आपके लिए करूँगी। जैसे होता है वो लिखा, इट जस्ट लाइक यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। तो व्हेन चाइल्ड इज़ आस्क्ड बाय हिज पेरेंट्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब बोलते हैं कि बच्चे ये काम करो, तो वो आगे से बोलते हैं इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा, हमें क्या मिलेगा। तो जैसे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो हम आपको साइकिल देंगे या फिर कोई और टॉय देंगे। तो वो सारी चीज़ें किसमें आ गई? इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन में, और टिट फॉर टैट वाली स्टेज में, जिसको कौन सी स्टेज में आती है ये? इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन में। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास लेवल था जिसमें जो कंट्रोल है वो आउटसाइड कंट्रोल होता है, एक्सटर्नली कंट्रोल होता है। उसके बाद सेकंड हमारी स्टेज आती है कन्वेंशनल। ठीक है, क्या है यहाँ पे? कन्वेंशनल जो सॉरी नोट स्टेज, इट्स लेवल, कन्वेंशनल लेवल, जिसको परंपरागत लेवल चरण बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी मोरालिटी जो है वो डेवलप होनी शुरू होती है बच्चे में, और ये जो इसका एज पीरियड है वो है 10 to 13 ईयर, ऑल्सो नोन एज अ लेटर चाइल्डहुड, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड का पीरियड है। तो चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज रिलेटेड टू पर्सनल एंड द सोसाइटी रिलेशनशिप। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, उनको लगेगा पूरा इंग्लिश में चल रहा है। सो यहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था का मतलब क्या हुआ? लेटर चाइल्डहुड। माता पिता द्वारा दिया गया नैतिकता संबंधी ज्ञान परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि पहले सिर्फ जो पेरेंट्स है वही कंट्रोल कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो उन्होंने बच्चे को ज्ञान दिया है, संबंध जो भी ज्ञान दिया है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। फिर भी नैतिक यथार्थवाद की स्थिति विद्यमान रहती है, मतलब मोलैरिटी उनमें है। यहाँ पर बाहरी नियंत्रण स्थापित होता है, परंतु अभिप्रेरणा आंतरिक होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो अभी भी क्या है? आउटसाइड वाला ही है, बट जो मोटिवेशन है वो अंदर से आनी जो है शुरू हो जाती है। और इस स्टेज को हम बोल सकते हैं ना कि सोसाइटी का कंट्रोल होता है यहाँ पे एक तरह से। ठीक है बेशक बाहरी कंट्रोल है, बट किसका है? सोसाइटी का। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची उन्मुखता, मतलब कि गुड बॉय गुड गर्ल हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है? इस अवस्था में अच्छे बच्चे की धारणा प्रमुख रहती है, मतलब कि बच्चे ऐसा पोर्ट्रे करने चाहते हैं कि वो मतलब दुनिया के सामने अच्छा लड़का अच्छी लड़की बने रहना चाहते हैं। तो नैतिक व्यवहार वह समझा जाता है जो दूसरों को सुख दे और दूसरों के द्वारा स्वीकृत किया जाए। मतलब इस स्टेज में जो बच्चों के लिए मोरल डेवलपमेंट है वो क्या है कि अगर हम मतलब अगर दूसरों को खुशी मिल रही है, वो उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही क्या है यहाँ पे? मोरल डेवलपमेंट है इस स्टेज में। उसके बाद आती है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है? लॉ एंड ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या है? इस अवस्था में आने से पहले समाज को इसीलिए ज़रूरी मानता है क्योंकि वो मेरी प्रशंसा करता है। ठीक है, तो उसके लिए मोरालिटी जो है अभी तक इतनी ही है क्योंकि मतलब दुनिया के अकॉर्डिंग क्या है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की पोर्ट्रे करना ही एक तरह से मोरालिटी है। तो समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है कि हाँ अब सोसाइटी क्या है? एक मेरे लिए क्या है? गोल है। तो स्वयं ये समझने लगता है सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक है, प्रत्येक कार्य अनैतिक है। मतलब खुद ये चीज़ को रियलाइज़ करना वो स्टार्ट करता है कि जो भी सोसाइटी के रूल बने हुए हैं, अगर वो उन रूल को क्या करता है? बेट्रे करता है, डिनाई करता है, तो क्या होगा कि वो जो काम है वो मोरालिटी के अंदर नहीं आएगा। बिकॉज सोसाइटी ने जो रूल बनाए हैं उसको अभी तक इतनी ही समझ है कि जो सोसाइटी ने रूल बनाए हैं वो सही रूल बनाए हैं, अगर वो उनके खिलाफ जाएगा तो वो मोरालिटी के अंदर नहीं आएगा। तो इस स्टेज में इतना था। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत या फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
ठीक है, जो कि है 13 से 20 ईयर। तो ये हमारे पास एक तरह से जो एडोलेसेंस पीरियड है आपका, उसके आसपास का समय है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा लेवल है कोलबर्ग की थ्योरी का जो हमारे पास किशोरावस्था की एज ग्रुप से मिलता जुलता है। तो वो कौन सा है? उत्तर परंपरागत चरण। किशोरावस्था के पास का समय है, आचरण पर नियंत्रण आंतरिक होता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो भी कंट्रोल है वो आंतरिक है, इंटरनली है, मतलब खुद बच्चा जो है चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। स्वयं नैतिक सिद्धांतों पर अधिक बल देता है, मतलब खुद सोचता है कि मोरल डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है, खुद की अंडरस्टैंडिंग से इन चीज़ों को समझता है। तो इसमें आती है सामाजिक समझौते की अवस्था, मतलब सोशल, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसको। ये रही हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या है इसमें? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड इज़ व्यूड एज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, राइट एंड वैल्यूज़, मतलब वो देखना स्टार्ट कर देता है कि हर किसी का अपना ओपिनियन है, अपनी वैल्यू, अपने राइट है। ठीक है, लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कंट्रोल रेदर देन द रिजिड, मतलब उसका मतलब पहले वो ये सोचता था कि जो सोसाइटी ने रूल बना दिए वही रूल है, मतलब रिजिड है पूरी तरह से रूल। बट अब वो सोचता है कि फ्लेक्सिबल है रूल हमारे पास, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। मतलब लॉज डू नॉट रिजिड कैन बी चेंज, मतलब अगर आपको लगता है कि सोसाइटी में ये चीज़ गलत है, तो अगर सोसाइटी उस चीज़ को सहमत होती है उस चीज़ से, तो उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में हमारे पास ये है। उसके बाद एक चीज़ ये भी आती है कि उसको पता है, जैसे लाइक उनको पता है कि कोई भी रूल बनाया जा रहा है, ठीक है, मतलब सोसाइटी ने एक रूल बनाया है तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता है, मतलब अगर सोसाइटी उससे सहमत नहीं है तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता है, चाहे उसको पता भी है कि वो चीज़ गलत है, बट वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता है जब तक सोसाइटी जो है वो क्या करती है, मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। और लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, विवेक की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त चिंतन पे डेवलप करती है। मतलब ये इस स्टेज में क्या है, इस स्टेज में क्या है कि जो व्यक्ति है उसके खुद के ही रूल होते हैं, खुद वो चीज़ को देखता है ये सही है या गलत है, उनके खिलाफ लड़ जाता है वो। ठीक है, क्या होता है, मतलब अगर उसको कोई चीज़ लग रहा है कि ये गलत है तो वो लड़ जाएगा, उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, बट उसको पता है कि ये चीज़ गलत है तो वो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देगा, बट उस चीज़ के लिए वो लड़ेगा। तो वो हमारे पास किस में आता है? वो आता है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में। जैसे हमारे पास क्या है, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, तो इन्होंने दुनिया के लिए काम करा ना, मतलब ये खुद इनको पता था ये रूल बने हुए हैं बट वो रूल गलत है, तो उन रूल्स के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं। ठीक है, तो वो जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये बहुत कम लोगों में होता है। जैसे ये हो कि लोगों को पता है कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं, क्या देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं कि वो गलत काम में यूज़ हो रहा है, पता है आपको कि गलत काम में यूज़ हो रहा है। बट अगर आप इस स्टेज में, जो आपकी मोरालिटी है वो इस स्टेज में आपको पता है वो गलत है, पर सोसाइटी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को डिनाई करती है कि ये गलत नहीं है, तो आपको देना ही पड़ेगा। बट अगर कोई बंदा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के अंदर आता है, 100 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा या हज़ारों में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो इस लेवल में मतलब या इस स्टेज तक पहुंचा होगा, तो वो क्या करेगा कि मैं इनकम टैक्स पे नहीं करूँगा, आप जो मर्जी करो क्योंकि ये गलत है तो ये गलत ही है। जैसे महात्मा गांधी थे और नेल्सन मंडेला थे। तो ये था आपके पास मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। ठीक है, तो एक बार मैं सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप जो दोनों हैं वो देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको हर एक जो चीज़ है वो क्लियर हुई होगी। इन केस अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो आपका हर एक जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की ट्राई मैं करूँगी। ठीक है, और एक बात, अगर इस टाइम जो है कोई भी आर्ट्स या फिर जेबीटी का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि मैंने चैनल पर एचपी पुलिस के लिए इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स की जो वीडियो है वो मैं अपलोड करती हूँ डेली के डेली। तो उनका जो सिलेबस है सेम जो आपका सिलेबस है उनसे मिलता जुलता है।
सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आर्ट्स वाले इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं, जेबीटी वाले इंग्लिश मैथ्स दोनों की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, आपसे मिलता जुलता है। अभी मैं बेसिक करवा रही हूँ, तो जो वो बेसिक वाला पार्ट है वो सेम वही है जो आपके सिलेबस में है, ग्रामर पोर्शन, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स के लिए आप जेबीटी और टैट आर्ट्स वाले बच्चे जुड़ सकते हैं। सो ये थे आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती हैं चीज़ें। तो अगर समझ में आती है तो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।